रुद्र प्रताप ने इम्प लड़की के अपना अनुवाद जारी रखने का इंतजार किया, लेकिन उसके जवाब के बजाय जो उसने सुना वह एक दहाड़ थी जो ऐसी लग रही थी मानो किसी गहरी गुफा से निकल रही हो। आपसे मिलकर खुशी हुई, अजय कमांडर, सफेद भालू ने कहा। रुद्र प्रताप का चेहरा एक पल के लिए सफेद हो गया। आश्चर्यजनक रूप से भालू के मुंह से जो निकला वह कोरियाई थी, और बहुत सटीक कोरियाई थी। मैं आपकी प्रतिष्ठा से बहुत समय से परिचित हूँ, इसलिए मैं आपसे कम से कम एक बार मिलना चाहता था, भालू ने जारी रखा। हालांकि उसकी गूंजती आवाज के कारण उसके शब्दों को समझना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन वह भाषा में काफी प्रवाह से बोल रहा था। तुम मेरी भाषा बोलते लगते हो, रुद्र प्रताप ने अनपेक्षित स्थिति से हैरान होते हुए जवाब दिया। सफेद भालू ने अपने सफेद दांत दिखाते हुए खूब मुस्कुराया और फिर कहा, हम उर्सस अर्सस उन मूर्ख टॉरस से अलग हैं। जो हमें जानते हैं वे हमें अंडरवर्ल्ड के ऋषि सेजेस कहने में संकोच नहीं करते। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि हम कई भाषाएं बोलते हैं। रुद्र प्रताप को उन शब्दों के पीछे भालू का घमंड महसूस हुआ। उसने मजाक में जवाब दिया, क्या ऐसा है? अपना थुथना ऊपर उठाकर खुद को फूला हुआ दिखाते हुए एक विशाल सफेद भालू को देखना काफी दृश्य था। उसने जारी रखा, तो कृपया हमारी भाषा प्रवीणता पर आश्चर्यचकित न हो। स्वीकार करना पड़ा कि एक भालू को कोरियाई बोलते देखकर आदत डालना काफी मुश्किल था, लेकिन रुद्र प्रताप ने अपने विचारों को व्यक्त नहीं किया। आखिरकार उसने ऐसे अनगिनत अनुभव किए थे जो एकमात्र बोलने वाले भालू से कहीं अधिक अजीब थे। उसे भालू को देखकर खुद को आश्चर्यचकित नहीं समझना चाहिए था, जिसने खुद को एक उर्सिस के रूप में परिचित कराया था। हालांकि सफेद भालू को अपने विशाल थुथने से बातें करते देखकर रुद्र प्रताप को आदत डालने में कुछ समय लगने वाला था। रुद्र प्रताप ने एक गहरी सांस लेकर भालू के बारे में अपनी भावनाओं को झाड़ दिया और उस इम्प लड़की को देखा जो बेचैनी से इधर उधर हो रही थी। किसी तरह वह सफेद भालू से बात करने के लिए अनिच्छुक दिख रही थी। एक इम्प के छोटे सिर के अंदर झांकने की कोशिश करना मूर्खता होगी। अपने छोटे सिर के बावजूद वे आश्चर्यजनक रूप से दुष्ट और चालाक होते हैं, सफेद भालू ने कहा। इम्प लड़की ने उस पर आक्रमण करने का भड़कीला प्रयास किया, लेकिन उसके चेहरे को देखकर उसने जल्दी से अपना इरादा बदला और पीछे हट गई। तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो, रुद्र प्रताप, जो कुछ समय से इम्प लड़की को देख रहा था, ने एक ठंडी अभिव्यक्ति के साथ बोला। अपनी बात समझाओ। अगर तुम मुझे संतुष्ट करने में विफल रही तो न तुम सुरक्षित रहोगी और न ही तुम्हारा मालिक। जब उसने इम्प लड़की की अप्रत्याशित प्रतिक्रियाओं के साथ साथ सफेद भालू के उसके प्रति रवैया देखा तो वह मदद नहीं कर सका, लेकिन सोचा कि क्या उन दोनों के बीच कुछ था। इस प्रकार उसने इम्प लड़की पर दबाव बनाने के लिए अपनी उपस्थिति बनाई, उसे यह बताते हुए कि वह किसी भी बहाने या झूठ को बर्दाश्त नहीं करेगा। ये हाईलॉर्ड की ऊर्जा थी जो रुद्र प्रताप से निकल रही थी, ऐसा कुछ जिसे अंडरवर्ल्ड के शक्तिशाली शासक भी सहन नहीं कर सकते थे। एक मामूली इम्प का इसका सामना करना तो नामुमकिन था। अंत में इम्प लड़की ने जल्दी से समझाया, उसका चेहरा पीला पड़ गया था मानो वह केवल हाईलॉर्ड की उपस्थिति से घुट रही हो। उर्सस उन ताकतों में से एक है जिन्हें ब्लैक मर्चेंट्स ने भर्ती किया है। सटीक रूप से कहें तो हमारे राजा ने ब्लैक मर्चेंट्स को अभी तक कोई निश्चित जवाब नहीं दिया है। सफेद भालू ने इम्प लड़की को सुधारा और फिर जारी रखा, लेकिन अब आपको उन निडर सेटल्स को हराते देखकर हमारे राजा ने एक निर्णय लिया है। सफेद भालू ने अपने सफेद दांतों को प्रदर्शित करते हुए एक व्यापक मुस्कान के साथ कहा, हम उर्सस कबील, अजय कमांडर, नागा किंग के साथ औपचारिक रूप से गठबंधन का अनुरोध करते हैं। तारानकन तारानकन तारानकन। उर्सस के साथ गठबंधन बनाने से कुछ भी खोने वाला नहीं था। इस प्रकार रुद्र प्रताप ने प्रस्ताव को तुरंत स्वीकार कर लिया। इस प्रक्रिया में उसने उन टॉरस से निपटने के लिए उनके साथ एक गुप्त समझौता भी किया जो पहले उसके ग्रैंड लेबिरिंथ आए थे, लेकिन ये स्पष्ट किया कि उसकी मदद के लिए तुरंत कोई सेना बनाने की आवश्यकता नहीं है। अभी के लिए कृपया उन मूर्ख टॉरस के प्रस्तावों को ठुकराएं नहीं, वह समय खरीदने के लिए काफी होगा। जब वे बकवास सपने देख रहे होंगे तो हम स्थिति का दृढ़ता से मूल्यांकन करने के लिए पर्याप्त समय खरीद सकेंगे, सफेद भालू ने कहा, इससे पहले कि उसके दल बड़ी संतुष्टि के साथ अपने लेबिरिंथ लौट गए, ये वादा करते हुए कि वे जल्द ही वापस आएंगे। अब क्या हम बाकी कहानी के बारे में बात करें? रुद्र प्रताप ने सफेद भालू के वापस जाने को देखा और फिर इम्प लड़की की ओर मुड़ा। ऐसा करते समय उसका चेहरा कठोर हो गया। तारानकन तारानकन तारानकन। जब मेरा प्रभु अभी तैयार नहीं है तब अतिक्रमणकारी के जानवर सक्रिय हो रहे हैं। क्या आप समझते हैं कि मेरे नजरिए से यह कितना चिंताजनक है? किसी कारणवश जैसे ही उर्सस लेबिरिंथ से चले गए, मिमिर प्रकट हो गया और अपने मालिक के प्रति कितना ध्यान रखता है इस बारे में एक लंबा भाषण देना शुरू कर दिया। इतनी बड़ी परिस्थितियों में उर्सस के साथ गठबंधन बनाकर हम बहुत भाग्यशाली हैं। वे दयालु, सज्जन और अच्छे स्वभाव वाले लोग हैं, ऐसा कुछ जो अंडरवर्ल्ड में दुर्लभ है। मिमिर रुद्र प्रताप से इतना सावधान रहा था कि वह लगभग मिमिर को उसकी ओर लगातार तिरछी नजरों से देखता हुआ सुन सकता था।
अधिकांश लोग मिमिर के अभिनय में लगाए गए प्रयास के सम्मान में इस मामले को नजरअंदाज कर देते, लेकिन रुद्र प्रताप ने ऐसा नहीं किया और बोला, तुमने अभी तक मुझे संतुष्ट करने के लिए कोई अच्छा स्पष्टीकरण नहीं दिया है। जब हमने उनके साथ समझौता किया था, मिमिर ने शुरुआत की, अंडरवर्ल्ड के रहस्यों की कसम खाकर इस मामले को टालने की कोशिश भी मत करो। रुद्र प्रताप ने उसे बीच में ही टोक दिया। ब्लैक मर्चेंट्स के साथ गुप्त समझौते को छोड़कर उर्सस ने सटीक रूप से पहचान लिया था कि अजय कमांडर वास्तव में कौन था। चूंकि तुमने मेरा नाम बेच दिया है, तुम्हें उसकी कीमत चुकानी होगी, रुद्र प्रताप ने जोड़ा। ये शब्द सुनकर मिमिर चुप हो गया, मानो वह गूंगा हो गया हो। हालांकि रुद्र प्रताप ने जारी रखा, मुझे उस ड्यूक का नाम बताओ जिसके साथ तुमने अपना गुप्त समझौता बनाया है, उर्सस कबील के अलावा। अंत में रुद्र प्रताप के दृढ़ रवैये को महसूस करते हुए और यह जानते हुए कि वह 1 इंच भी नहीं मानेगा, मिमिर ने एक हारा हुआ चेहरा बनाया और कहा, मैं आपको बताऊंगा, इसलिए कृपया शांत हो जाए। ये छोटी सी इम्प इतनी भयावह उपस्थिति को सहन करने में असमर्थ है। ये तुम्हारे जवाब पर निर्भर करता है, रुद्र प्रताप ने कहा। अपनी हार की अभिव्यक्ति के बावजूद मिमिर ने अभी भी हिचकिचाहट दिखाई, लेकिन यह महसूस करते हुए कि इस स्थिति से निकलने का कोई रास्ता नहीं है, उसने अंततः सब कुछ उजागर करने का फैसला किया। उसने नाम बताया, एनलेक्स एन्यूलेक्स। यह एक नाम था जिसे रुद्र प्रताप ने पहले कभी नहीं सुना था, लेकिन चूंकि ड्यूक्स के नाम एक हाईलॉर्ड के वास्तविक नाम की तरह ही जानना मुश्किल था, यह अजीब नहीं था कि यह उसके लिए एक अनजान नाम था। लेकिन इसके बावजूद जैसे ही उसने नाम सुना, उसका पूरा शरीर बिना उसे पता चले जम गया। ये सबसे दर्दनाक मौत का संदेशवाहक का दूसरा नाम है, संपूर्ण विश्व का स्वामी, लॉर्ड ऑफ एब्सोल्यूट वेनम। मिमिर ने रुद्र प्रताप की आंखों में सीधे देखते हुए जारी रखा, 431 हेल स्पाइडर्स का शासक। उस राक्षस का नाम जिसने एक समय रुद्र प्रताप के साथ दुर्व्यवहार और अत्याचार किया था, मिमिर के मुंह से निकल गया था। एनलेक्स, हेल स्पाइडर्स के नेस्ट का राजा जहां मेरे प्रभु का जन्म हुआ था, हमारा दूसरा सहयोगी है। ये कहकर मिमिर ने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं। उसके प्रभु के सामने आंखें खोलने की उसमें हिम्मत नहीं थी, जब वह जानता था कि उसके प्रभु और स्पाइडर ड्यूक किस तरह बंधे हुए थे। एनलेक्स, थोड़ी देर बाद रुद्र प्रताप ने चुप्पी तोड़ी क्योंकि उसने स्पाइडर ड्यूक का नाम उगल दिया। एनलेक्स, चाहे वह इसे कितनी भी बार क्यों न लाए, उसकी आवाज में अशुद्ध नफरत और क्रोध था। उसने बुदबुदाया, तो उसका ऐसा नाम था। मिमिर ने अप्रत्याशित प्रतिक्रिया के जवाब में पलकें झपकाईं, फिर जम गया। रुद्र प्रताप का चेहरा सामान्य से अलग नहीं था, लेकिन किसी कारणवश इसने मिमिर को और भी अधिक डरा दिया। तारानकन। मिमिर ब्लैक मर्चेंट्स के घर लौट गया। अकेला छोड़ दिए जाने के बाद रुद्र प्रताप ने बार बार एनलेक्स का नाम दोहराया। स्पाइडर ड्यूक एनलेक्स, विश्व का स्वामी एनलेक्स। वह समझ सकता था कि मिमिर ने अंत तक अपने गठबंधन की कहानी को छिपाने की कोशिश क्यों की थी। एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसने तब से उसका निरीक्षण किया था जब से उसने पहली बार नागा के लेबिरिंथ का नियंत्रण संभाला था, मिमिर को शुरू से ही उसका स्पाइडर ड्यूक के साथ रिश्ता पता था। इस प्रकार मिमिर इस तथ्य को इतनी आसानी से नहीं उठा पाता कि वह अब उसके घृणित शत्रु के समान बैनर तले था। शायद मिमिर ने सोचा था कि इससे उसके द्वारा कठिनाई से बनाए गए गठबंधन को तोड़ दिया जाएगा। रुद्र प्रताप की स्पाइडर ड्यूक के लिए नफरत और आक्रोश इतना गहरा था, लेकिन अब अपने घृणित शत्रु का नाम सुनकर अपनी समझ खोने के बजाय रुद्र प्रताप ने पहले से कहीं अधिक समझदारी से स्थिति का न्याय किया था। वह खुद भी खुद से हैरान था। अब तक उसे लगा कि वह एक मुस्कान के साथ स्पाइडर ड्यूक का सामना कर सकता है, एक मुस्कान जो गर्माहट या मित्रता की नहीं थी। मैं पहले से ही इतना करीब हूँ। शत्रु जो एक समय इतना ऊंचा खड़ा था कि उसने ये भी नहीं पता लगाया था कि उस प्राणी का नाम क्या था, वह अब उसकी पकड़ में था। उसने इस एहसास पर हंसा क्योंकि इसने उसे और अधिक खुश किया। विडंबना है कि इस बार हम एक ही पक्ष में हैं। अगर संभव होता तो वह इस अवसर का पूरा उपयोग स्पाइडर ड्यूक को नष्ट करने के लिए करना चाहता था। इससे बेहतर बदला और क्या हो सकता था। रुद्र प्रताप ने थोड़ी देर मुस्कुराया, इससे पहले कि उसकी नजर अचानक फिर से ठंडी हो गई। लेकिन मैं कभी नहीं भूलूंगा तुमसे उनके खून की कीमत चुकवाना। उसकी आंखें भयंकर रूप से चमकी क्योंकि उसे अनगिनत सुरंग खोदने वाले याद आए जो उसकी लुप्त होती जीवन रेखा को बचाने के प्रयास में दयनीय ढंग से मारे गए थे, उसे अकेला छोड़कर अंधेरे में परित्यक्त। तारानकन। बेशर्म और मोटी खाल वाला मिमिर भी इस घटना को आसानी से पार नहीं कर पाया क्योंकि उसने असामान्य रूप से कई तोहफे भेजे। ऐसा करते समय वह कांप रहा था। स्वाभाविक रूप से रुद्र प्रताप ने उन सभी को स्वेच्छा से स्वीकार कर लिया और नागाओं की अस्थायी अनुपस्थिति के कारण उत्पन्न शक्ति शून्यता को भरने के लिए उनका उपयोग किया। अगर आपको कुछ भी चाहिए तो मैं इसे आपके लिए लाऊंगा। मिमिर ने उदासी से रुद्र प्रताप को देखा, मानो वह अपना जिगर भी अपने मालिक के लिए देने को तैयार हो। तुम्हारा इतना दयालु होना कितना दुर्लभ है, रुद्र प्रताप ने टिप्पणी की।
यह मिमिर और ब्लैक मर्चेंट्स के प्रति एक काफी शर्मनाक बयान था, जिन्होंने अब तक उसके लेबिरिंथ के विकास में बहुत योगदान दिया था, लेकिन छोटे इम्प ने असंतोष का कोई भी रूप व्यक्त करने की हिम्मत नहीं की। वाह, ये सब मेरे प्रभु की थी, मैंने बस इस समय आपके लिए इसकी अच्छी देखभाल की है। मिमिर ने चालाकी से मुस्कुराया और अपने हाथ मले इधर उधर उछलते हुए कहा कि यह कोई बड़ी बात नहीं थी। संतुष्टि के भाव के साथ रुद्र प्रताप ने कहा, मैं और कुछ नहीं चाहता, लेकिन मेरे पास तुमसे एक सवाल है। भले ही उसने मिमिर से अनंत खजाने से सबसे कीमती खजाना लाने को कहा होता, मिमिर इतना भयभीत नहीं दिखता। मिमिर के चेहरे पर हिचकिचाहट और आतंक भरा था। आखिरकार यह उसके मालिक के पिछले सवाल के जवाब के कारण था कि वह अपनी वर्तमान दुर्दशा में था, इसलिए उसके अति प्रतिक्रिया के लिए उसे दोषी ठहराना मुश्किल था। और क्या आप मुझसे इस बार फिर से पूछना चाहते हैं? मिमिर ने मुश्किल से अपनी समझ फिर से हासिल की थी, लेकिन अब उसकी आंखें घबराहट में इधर उधर भागने लगीं। यह कोई बड़ी बात नहीं है, आपको पहले से ही ऐसा जमने की जरूरत नहीं है। ये कहकर रुद्र प्रताप ने अपने सामान से कुछ निकाला। वह मिमिर रुद्र प्रताप द्वारा निकाली गई छोटी वस्तु को देखकर बहुत हैरान लग रहा था। कैसे मेरा प्रभु, मुझे यकीन है कि यह आदमी अनंत खजाने में था। इस आदमी को पाखंडी का मुखौटा हिपोक्रेट्स मास्क कहा जाता है, लेकिन मुझे कोई नहीं पता कि इसे कहाँ उपयोग करना है। देखो। रुद्र प्रताप ने इम्प के कांपती आवाज को काटते हुए मुखौटा निकाला और मिमिर के चेहरे के सामने लहराया। ये देखते हुए कि यह वस्तु हाईलॉर्ड के प्रिय खजाने से आई है, मुझे निश्चित है कि इसमें भयंकर शक्ति है, लेकिन चूंकि मैं इसका उद्देश्य नहीं जानता, मैं इसका उपयोग करने को तैयार नहीं हूँ। रुद्र प्रताप ने मिमिर के व्यवहार को देखते हुए कहा। वह विशेष रूप से व्यंग्यात्मक इम्प, जो आमतौर पर अपनी आंतरिक भावनाओं को छिपाने का भरसक प्रयास करता था, अब कहीं नहीं दिख रहा था। इसके बजाय मिमिर व्याकुल और निराश लग रहा था। तुम्हारे चेहरे का भाव देखकर तुम वाकई इस वस्तु की पहचान जानते हो, रुद्र प्रताप ने टिप्पणी की। आमतौर पर मिमिर को इस बिंदु पर अपनी गलती का एहसास हो गया होता और वह जल्दी से अपनी संयम फिर से हासिल करने की कोशिश करता। हालांकि ऐसा करने के बजाय उसने एक बार फिर पूछा कि रुद्र प्रताप को यह वस्तु कैसे मिली, और उसने पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया कि वह हाईलॉर्ड को कैसा दिख रहा था। क्या ये जानना अधिक महत्वपूर्ण नहीं है कि मुझे यह वस्तु कैसे मिली, बजाय इसके कि मैंने इसे कैसे प्राप्त किया? रुद्र प्रताप ने पूछा। जाहिर है उसके नजरिए से उसका सवाल पूरी तरह से समझ में आता था, लेकिन शायद स्थिति के कारण मिमिर उसका विरोध करने वाला नहीं दिख रहा था। अगर मैं अपने प्रभु के सवाल का जवाब दूं, तो आपको भी मेरे सवाल का जवाब देना होगा। मिमिर ने एक सौदे का प्रस्ताव रखा। उसने मुश्किल से अपनी संयम फिर से हासिल करना शुरू किया था। रुद्र प्रताप के नजरिए से मुखौटा कुछ ऐसा नहीं था जो उसने किसी गुप्त प्रक्रिया के माध्यम से प्राप्त किया था, और न ही वह इसे पाने के लिए कोई अतिरिक्त प्रयास किया था। इसलिए उसने मिमिर को जवाब दिया और जवाब का इंतजार किया, क्योंकि वह इम्प को घूरकर दबाव डालता रहा। मिमिर, जो अभी भी पाखंडी के मुखौटे हिपोक्रेट्स मास्क से अपनी नजरें नहीं हटा पा रहा था, ने लंबे समय बाद बोला, वह राक्षस ऐसा कुछ नहीं है जिसे यहाँ होना चाहिए। नफरत, डर, लालच, तीव्र इच्छा, विरोधी भावनाएं मिमिर की निम्न आवाज में दबी हुई थीं। इम्प की अचानक हुई अस्वाभाविक गहरी आवाज सुनकर रुद्र प्रताप ने खुद को अवचेतन रूप से पूछते हुए पाया, राक्षस? लेकिन जवाब के बजाय मिमिर एक उदास सुर में गाना गाने लगा। सत्य का पीछा करने वाले एक आंख वाले दिग्गज की एक आंख उखाड़कर भाले में गड़ दी गई, और उसकी महान मौत का सम्मान करने वाली स्त्री का गीत नफरत और विलाप में बदल गया। जहां परियां गाती थीं, वह झील एक सड़ा हुआ दलदल बन गई, और जीवन का लाल प्रतीक बहना बंद होकर काला हो गया। रुद्र प्रताप को डरावने बोलों से तुरंत हड्डियों तक सिहरन महसूस हुई। भले ही वह कैसा महसूस करता, मिमिर गाता रहा। 122 जानवरों के रूप में घूमने वाले युवक की टांगें टूट गईं और वह गिर गया, और चमकदार अर्थ ड्रैगन एक भी पैमाना छोड़े बिना गायब हो गया। इसकी चमक उस रोशनी में ठंडी पड़ गई, और पूरी दुनिया के कंधों पर खड़ा विशालकाय घुटनों के बल गिर गया और फिर खड़ा नहीं हो सका। गोधूली के बाद केवल अनैतिकता की रात बाकी थी। अर्थ ड्रैगन, युवक और विशालकाय ऐसे प्राणी थे जिन्हें रुद्र प्रताप ने पहले कभी नहीं सुना था, लेकिन उसने अन्य लॉर्ड्स के नाम सुने थे, जिनमें वन आइड लॉर्ड और वेलिंग लॉर्ड शामिल थे। मिमिर का गीत प्राचीन लॉर्ड की कथा साबित हुआ, जो गोधूली के अंत में विजयी हुआ था, और यह अंततः अंडरवर्ल्ड के रहस्य के बारे में था। 10 प्राचीन लॉर्ड्स के बारे में एक गीत, रुद्र प्रताप ने पूछा। बिल्कुल सही। गीत समाप्त हो गया और मिमिर थकान के साथ सांस फूलने लगा। मिमिर को देखते हुए रुद्र प्रताप ने सिर झुकाया और पूछा, लेकिन यहाँ केवल 9 लॉर्ड क्यों हैं और 10 क्यों नहीं? वन आइड लॉर्ड, वेलिंग लॉर्ड, फेयरी लॉर्ड, ट्रू ब्लड लॉर्ड, यूथ के लॉर्ड, अर्थ ड्रैगन, ब्रिलियंस के लॉर्ड, जायंट लॉर्ड, अतिक्रमणकारी। क्या मैंने किसी एक को छोड़ दिया? गीत में लॉर्ड्स की संख्या 9 थी, और उसने सावधानी से सोचा कि क्या उसने किसी को भूल गया था, लेकिन अंत में यह 9 ही थे। ऐसा नहीं है कि मेरे प्रभु ने किसी को छोड़ दिया है। शुरू से ही ये गीत 9 लॉर्ड्स की कहानी के बारे में था, मिमिर ने समझाया। ऐसा क्यों है? रुद्र प्रताप ने पूछा। क्योंकि इस गीत के रचनाकार को छोड़ दिया गया था।
मिमिर की नजर एक बार फिर पाखंडी के मुखौटे की ओर मुड़ी। जैसे उसने जारी रखा, वह अंतिम हाईलॉर्ड था जो गीत में प्रकट नहीं हुआ और गोधूली का अपराधी था। एक अज्ञात अशुभ एहसास रुद्र प्रताप की उंगलियों की नोक से रेंगने लगा और उसकी गर्दन के पिछले हिस्से को कसने लगा। वह आपके हाथ में मौजूद मुखौटे का मूल स्वामी था, मिमिर ने समाप्त किया। तारांकन तारांकन तारांकन। रुद्र प्रताप अपने सिंहासन पर गहराई से बैठ गया, अपनी गर्दन को तानकर, क्योंकि वह मिमिर के गीत पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। कोई भी उसे ऐसा करने के लिए दोष नहीं दे सकता था। उसने केवल पूछा था कि पाखंडी का मुखौटा क्या था, और जो वह अनपेक्षित रूप से बदले में पा रहा था वह अंडरवर्ल्ड का रहस्य था जो प्राचीन काल से वर्तमान तक फैला हुआ था। ऐसा होना असंभव था कि वह आश्चर्यचकित न हो। तो यह अतिक्रमणकारी अनैतिक लॉर्ड नहीं था जिसने युद्ध शुरू किया था, उसने टिप्पणी की। किसी कारणवश उसे यह खुलासा जलने जैसा महसूस हुआ। युद्ध को व्यवस्थित करने वाला अतिक्रमणकारी ही था। हालांकि भले ही अनैतिक लॉर्ड इतना शक्तिशाली था और उसे अनगिनत मदद मिली, वह 8 हाईलॉर्ड्स के खिलाफ कैसे जीत सकता था? मिमिर ने जवाब दिया। उसने कहा कि युद्ध को समाप्त करने वाला अतिक्रमणकारी था, लेकिन मुखौटे के मूल स्वामी ने युद्ध की नींव तैयार की थी और अन्य 9 लॉर्ड्स की अनिवार्य हार सुनिश्चित करने के लिए बड़े चित्र में हेरफेर की थी। असली अपराधी की कहानी सुनकर रुद्र प्रताप को अभी भी कुछ शंकाएं थीं। एक हाईलॉर्ड की शक्ति शक्तिशाली होती थी। रुद्र प्रताप, जिसने वह शक्ति विरासत में पाई थी, इस तथ्य को किसी और से बेहतर जानता था। हालांकि उसने इसे एक उचित उत्तराधिकार के माध्यम से विरासत में नहीं पाया था, और न ही उसने पूरी तरह से उन शक्तियों को प्राप्त किया था, फिर भी वह एक शक्तिशाली ड्यूक को आसानी से हरा सका था। इस तथ्य पर विचार करते हुए मुखौटे के मूल स्वामी ने 8 लॉर्ड्स की हार का कारण बनने के लिए वास्तव में क्या किया था? वह विडंबनापूर्ण रूप से अंडरवर्ल्ड में सबसे विश्वसनीय प्राणी था। शायद उस पर गहरा भरोसा करने वाले लॉर्ड्स ने उसे अपनी कमजोरियों में से कम एक के बारे में बताया होगा, मिमिर ने समझाया। दुर्भाग्यवश वह सटीक कारण नहीं जानता था। ऐसा कोई तरीका नहीं था कि उस जैसा कोई, जो युद्ध के बाद युद्ध के मैदान में बिखरे हुए लूट को इकट्ठा करने के लिए अंडरवर्ल्ड में घूम रहा था, अंडरवर्ल्ड का एक ऐसा रहस्य जानता हो जो किसी और को नहीं पता था। इसमें कोई मतलब नहीं बनता, रुद्र प्रताप बुदबुदाया। ऐसा ही होना चाहिए। ऐसा इसलिए था क्योंकि उस समय का अंडरवर्ल्ड आज के अंडरवर्ल्ड के विपरीत सम्मान और गर्व से ऊपर था, मिमिर ने कहा। ऐसा लग रहा था कि अतीत का अंडरवर्ल्ड वर्तमान अंडरवर्ल्ड से बहुत अलग था। वैसे भी मैंने मुखौटे को राक्षस कहा, इसका कारण इसका मूल स्वामी था। मिमिर अतीत के रहस्यों के बारे में और बात करने को तैयार नहीं दिख रहा था, क्योंकि उसने काफी जल्दबाजी में विषय बदल दिया। गोधूली आने तक किसी को नहीं पता था कि इसमें इतनी दुष्ट आत्मा छिपी हुई थी। अगर मूल स्वामी वाकई इतना भयानक प्राणी था, तो ये काफी संभव है कि उसने अपने अवशेषों में कुछ भयानक छिपा रखा हो। रुद्र प्रताप मिमिर के शब्दों को नहीं समझ पा रहा था। उसने अभी तक ये नहीं सुना था कि मुखौटे के मूल स्वामी ने अन्य लॉर्ड्स की शक्ति को कैसे कमजोर किया था। वह ये भी नहीं समझ पा रहा था कि अंतिम हाईलॉर्ड को अपराधी क्यों बताया गया था। लेकिन अंततः वह कारण नहीं पूछ सका, क्योंकि मिमिर ने जो शब्द अगले बोले उसने उसे चौंका दिया। मुखौटे के मूल स्वामी, जिसने गोधूली का कारण बना, उसका दूसरा नाम घुमक्कड़ लॉर्ड, वॉन्डरिंग लॉर्ड था। जैसे हवा की तरह अंडरवर्ल्ड में घूमने वाले उसे कुछ भी रोक नहीं सकता था, उसका अपना शरीर भी नहीं। मिमिर ने कहा कि मुखौटे के मूल स्वामी ने कई बार वन आइड लॉर्ड का दौरा किया था, हर बार एक पूरी तरह से अलग प्राणी के शरीर का उपयोग करते हुए, और जोड़ा, अगर वह है तो शायद उसने उस छोटे से मुखौटे में अपनी आत्मा का एक हिस्सा डाल दिया हो। रुद्र प्रताप को रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन महसूस हुई। वह संदेश जिसने उसे कई बार मुखौटा पहनने के लिए उकसाया था, उसके दिमाग में चमक गया। इसलिए कृपया, चाहे कुछ भी हो, आपको वह मुखौटा कभी नहीं पहनना चाहिए, मेरे प्रभु। सबसे खराब स्थिति में आप सब कुछ खो सकते हैं, मिमिर ने उसे चेतावनी दी। वे शब्द सुनकर रुद्र प्रताप ने खुद को अवचेतन रूप से मुखौटे को घूरते हुए पाया। मुखौटे का वजन, जिसे उसने पहले महसूस नहीं किया था, किसी तरह उसकी उंगलियों को कांपने पर मजबूर कर रहा था। अंत में उसे नहीं पता चला कि मुखौटे का उद्देश्य क्या था। हालांकि उसने धीरे धीरे ये खुलासा किया कि वह इसके कब्जे में कैसे आया था। इसमें निश्चित रूप से कुछ अजीब है। रुद्र प्रताप की बात सुनने के बाद मिमिर ने पहले से कहीं अधिक गंभीर अभिव्यक्ति धारण की। अनंत खजाना, अटर्नल ट्रेजरी, एक खजाने का भंडार है जो स्वयं सोचने और निर्णय लेने में सक्षम है। यह एक प्रकार का गोदाम है, लेकिन यह एक जीवित इकाई भी है, और इसकी अपनी गर्व और गुस्से की भावना है, जिसमें इसकी दुर्लभता के अनुरूप ताकत भी शामिल है। मिमिर के अनुसार अनंत खजाना ऐसी इकाई नहीं थी जो इतनी कीमती भेंट किसी ऐसे व्यक्ति को दे जिसे वह अपना मालिक नहीं मानता था और जिसने इसके प्रलोभनों का भी सामना किया था। फिर भी रुद्र प्रताप के हाथों में पाखंडी का मुखौटा असली था, और उस दिन की घटनाएं जब उसे मुखौटा मिला था भी सच थीं। शायद, और यह सिर्फ एक ख्याल है। क्या ये वस्तु वाकई इतनी अशुभ है?
रुद्र प्रताप ने पूछा। अंत में यह एक ऐसा जवाब था जो उनके द्वारा ग्रैंड लेबिरिंथ में रहते हुए प्राप्त नहीं किया जा सकता था। लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि जवाब खोजने का कोई रास्ता नहीं था। चलो और इसे एक साथ जांच करते हैं, रुद्र प्रताप ने जारी रखा और मिमिर ने सिर हिलाया। तारांकन तारांकन तारांकन। चमकती हुई रोशनी एक मुलायम बैंगनी रंग की थी और उस चमकदार रोशनी को ढकने वाली रोशनी की लपेटें लाल थीं। अनंत खजाना उस समय से बहुत अलग नहीं था जब रुद्र प्रताप ने इसे पिछली बार देखा था। अगर कुछ भी बदला था तो वह एक चीज थी कि खजाने का प्रवेश द्वार, जो अतीत में लगातार विस्तार और संकुचित होता रहता था, मानो यह एक जीवित जीव हो, अब नहीं हिल रहा था और कठोर कंक्रीट जैसा दिख रहा था। यह आमतौर पर ऐसा ही दिखता है। ऐसा लगता है कि उस दिन अनंत खजाना दृढ़ता से अपने निर्णय के लिए प्रतिबद्ध था, मिमिर ने कहा। उसने बताया कि अनंत खजाना कितना लालची था और उस हाईलॉर्ड को कितना स्वादिष्ट दिखता होगा जिसने अभी तक अपनी क्षमता का पूरी तरह से एहसास नहीं किया था। इसीलिए मैंने आपको उस दिन चेतावनी दी थी। मुझे ये स्पष्ट रूप से याद है। रुद्र प्रताप ने सिर हिलाया, खजाने द्वारा निगले जाने के खतरों के बारे में मिमिर के चेतावनी भरे शब्दों को याद करते हुए, अगर वह कमजोरी के कोई संकेत दिखाता था, जैसा कि वह खजाने के प्रवेश द्वार को देख रहा था जो इतना बदल चुका था, वह इसके अंदरूनी अशुभ स्वभाव को महसूस कर सकता था जिसे उसने पिछली बार जाने पर पहचाना नहीं था। अभी भी अपनी इच्छा को मजबूत करने और अपने भीतर के स्व को प्रकट न करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करने के बावजूद उसे अभी भी एक डरावना एहसास था कि अनंत खजाना किसी तरह उसकी हर चाल पर नजर रख रहा था। जैसे जैसे समय बीतता गया, वह महसूस कर सकता था कि उसके हाथ में पाखंडी का मुखौटा और अधिक कांपने लगा। वे सब अपने मालिक को निगलने में असमर्थ होने के कारण हंगामा मचाए हुए थे। ग्रैंड लेबिरिंथ, अनंत खजाना, हाईलॉर्ड से संबंधित हर चीज ने अपने मालिक को निगलने की कोशिश की थी और विफल रही थी। इस तथ्य का एहसास होने से रुद्र प्रताप को उन परिस्थितियों के बारे में और अधिक कड़वाहट महसूस हुई जिसमें उसे रखा गया था और उसने सांस में प्राचीन लॉर्ड्स को गालियां दी। मत बोलो कि तुम सबको इस तरह के तनाव का आनंद आता था, तुम बेवकूफ प्रवृत्तियों वाले। आपने क्या कहा? मिमिर, जो कहीं से प्राप्त एक लंबी छड़ को हाथ में पकड़े हुए था, ने उसे देखा और सिर झुकाया। तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? रुद्र प्रताप ने पूछा। हालांकि छड़ी उस सामग्री के समान दिख रही थी जिससे गुंगनिर बना था, लेकिन वह विचित्र दिखने वाली छड़ी वास्तव में एक मछली पकड़ने की छड़ थी। अगर अनंत खजाने के साथ कुछ भी होता है तो व्यक्तिगत रूप से जाकर इसकी जांच करना मेरे लिए पागलपन होगा, मिमिर ने समझाया। एक अनंत खजाना जिससे कोषाध्यक्ष खुद डरता हो, क्या पागलपन था ये? क्या आप मुझे मुखौटा दे सकते हैं? मिमिर ने पूछा। जरूर, रुद्र प्रताप मान गया और देखने लगा कि मिमिर आगे क्या करता है। मालिक, हालांकि किसी कारणवश तुरंत मुखौटा सौंपने के लिए सहमत होने के बावजूद रुद्र प्रताप इसे मजबूती से पकड़े हुए था, इसे जाने देने से इनकार कर रहा था। मालिक, मिमिर ने त्योरी चढ़ाते हुए रुद्र प्रताप को एक बार फिर बुलाया। लेकिन अजीब बात यह थी कि रुद्र प्रताप का चेहरा हैरानी से भरा था क्योंकि वह मुखौटे को पकड़े रहा था। पाखंडी का मुखौटा, हिपोक्रेट्स मास्क, एक ऐसी वस्तु जिसका उपयोग एक हाईलॉर्ड ने व्यक्तिगत रूप से किया था, केवल उसका नाम विरासत में मिलने के कारण ही इसका अनंत मूल्य था। अभी यहाँ तक कि गुंगनिर गंग्य, जिसका उपयोग एक समय वन आइड लॉर्ड ने किया था, अपनी शक्तियों और उपयोगिता में अद्वितीय था। इसमें कोई संदेह नहीं था कि पाखंडी का मुखौटा भी उतना ही शक्तिशाली साबित होगा, या कम से कम रुद्र प्रताप ऐसा ही आशा कर रहा था। उसके नजरिए से पाखंडी का मुखौटा केवल एक आकर्षक कलाकृति थी जिसका कोई व्यावहारिक उद्देश्य नहीं था। शायद इसमें हाईलॉर्ड की आत्मा इसके अंदर नई देह का इंतजार कर रही थी, लेकिन उसकी नजरों में यह वस्तु आकर्षक से अधिक खतरनाक महसूस हो रही थी। वह मुखौटे के बारे में अपने विचारों में निश्चित था और उसने बिना किसी दूसरे विचार के मिमिर की सलाह मानने का फैसला किया। हालांकि उसका हाथ मुखौटे को जाने नहीं दे रहा था। उर्ग, उसने मुखौटे को जल्द से जल्द सौंपने की अनगिनत बार कोशिश की, लेकिन उसका हाथ उसकी इच्छा का पालन करने से इनकार कर रहा था क्योंकि यह मुखौटे को कसकर पकड़े रहा। वह बुदबुदाया, कुछ गलत है। तभी मिमिर को अंततः एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ था क्योंकि उसने देर से स्थिति को पढ़ा और चिल्लाकर कहा, जल्दी जल्दी इसे छोड़ो। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं चाहता। रुद्र प्रताप ने इतनी जोर से कोशिश की कि उसका हाथ हिंसक रूप से कांपने लगा, लेकिन उसका हाथ मुखौटे को छोड़ने से इनकार कर रहा था, मानो इसकी अपनी एक सोच थी। चूंकि यह इस हद तक आ गया है, हमें हाथ काट देने पर विचार करना चाहिए। मिमिर ने शुरुआत की। उसकी आंखें अजीब तरह से लाल गर्म थीं और वह ऐसा लग रहा था मानो किसी भी क्षण रुद्र प्रताप की बांह काट देगा। बकवास, रुद्र प्रताप ने जंगली ढंग से गरजा और मिमिर को देखा। उर्ग, लगता है हम बहुत देर कर चुके हैं। अपना सिर पकड़कर और इसे भयंकर रूप से रगड़ते हुए आह भरते हुए मिमिर ने अंततः हार मान ली और कहा, ऐसा लग रहा है कि मुखौटे ने पहले ही एक नए मालिक का फैसला कर लिया है। तारांकन तारांकन तारांकन। मिमिर रुद्र प्रताप की बांह काटने का सुझाव देता रहा, जिससे वह और भी अधिक चिढ़ गया।
रुद्र प्रताप इस जिद्दी मुखौटे का नया मालिक नहीं बनना चाहता था, लेकिन वह अपनी एक बांह खोने के लिए और भी कम इच्छुक था। क्या यह आपके पूरे शरीर पर कब्जा कर लेने से बेहतर नहीं है? मिमिर ने जिद की। मिमिर ने रुद्र प्रताप को मनाने के लिए इतनी कोशिश की कि वह लगभग अंत में मानने वाला था। हालांकि अपनी समझ की आवाज पाकर उसने तुरंत मिमिर के प्रस्ताव को खारिज कर दिया, कहते हुए, हमें अभी भी नहीं पता कि क्या मुखौटा वाकई उतना ही अशुभ है जितना तुम इसे बना रहे हो। वर्तमान स्थिति को देखते हुए तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? कोई भी साधारण कलाकृति एक हाइलॉर्ड जैसे शक्तिशाली प्राणी के शरीर पर जबरदस्ती कब्जा करने में सक्षम नहीं हो सकती, मिमिर ने जवाब दिया। वाकई ऐसा लग रहा है कि मुझे इससे छुटकारा पाने के लिए अपनी बांह काटनी पड़ेगी, रुद्र प्रताप ने भारी त्योरी चढ़ाते हुए मिमिर को झिड़का। मिमिर ने धीरे से जवाब दिया, अगर कोई और रास्ता न हो तो। कम भक्त, हर कोई मेरे इस शरीर का मालिक बनना चाहता है, रुद्र प्रताप बुदबुदाया। यह आश्चर्यजनक था कि कितने प्राणी उसके शरीर को अपना घर बनाने की कोशिश कर रहे थे। हम अपने शरीर का निशाना बना रहे कई प्राणियों के बारे में सोचकर उसे अचानक उस इकाई के बारे में याद आया जो उसके शरीर में परजीवी बनने में सफल रही थी। मिस्टिक पैरासाइट। भले ही यह आवश्यकता से बाहर था, यह पहली विदेशी इकाई थी जिसे उसने अपने शरीर में स्वीकार किया था। और संयोग से या अनजाने में, जो कांपता हुआ हाथ मुखौटे को पकड़े हुए था, वह वही दायां हाथ था जिसमें मिस्टिक पैरासाइट था। ऐसा नहीं हो सकता, रुद्र प्रताप बुदबुदाया। उसने देखा कि कुछ गड़बड़ था। अगर मुखौटे ने वाकई उसे अपना नया मालिक चुना था, तो एक सिस्टम संदेश प्रकट न हो, यह असंभव था। मेरे प्रभु, कृपया छोटी चीज का त्याग करने से इनकार करके बड़ी तस्वीर को खोने की गलती मत कीजिए, मिमिर ने कहा। रुको, रुद्र प्रताप ने मिमिर के हठी प्रयास को उसे मनाने से रोका और अपना दायां हाथ आगे पीछे घुमाया, कुछ करने की कोशिश करते हुए। ऐसा लगता है तुम्हें गलतफहमी हुई थी। क्या तुम अभी भी इस उम्मीद को पकड़े हुए हो कि इसे ठीक किया जा सकता है? इस तथ्य से कि मुखौटे ने मेरे प्रभु के शरीर के एक हिस्से को अपनी इच्छा के अनुसार झुकाया, ये पता चलता है कि इस अशुभ वस्तु के मूल मालिक ने इसके साथ क्या करने का इरादा था। मिमिर ने शुरुआत की। नहीं, यह मेरा हाथ नहीं था जिस पर मुखौटे ने कब्जा किया था, रुद्र प्रताप ने समझाया। मिमिर परेशान दिखा, वह नहीं समझ पा रहा था कि रुद्र प्रताप क्या कह रहा था। आपका क्या मतलब है? वह चीज जिस पर मुखौटे ने कब्जा किया। रुद्र प्रताप ने मिमिर को देखा और अचानक अपना दायां हाथ ऊपर उठाया, जारी रखते हुए, वह मेरी दाहिनी बांह नहीं थी, बल्कि यह मिस्टिक पैरासाइट था। एक संदेश विंडो कुछ ही क्षणों बाद पॉपअप हुई, मानो उसके संदेह की पुष्टि करने के लिए। भले ही उन्होंने अपनी उपस्थिति प्रकट नहीं की हो, एक हाइलॉर्ड द्वारा उपयोग की जाने वाली कलाकृतियों में छोड़ी गई शक्ति के अवशेष असंतुष्ट बने हुए हैं। हालांकि परजीवी एक मिस्टिक पैरासाइट में विकसित हो गया था और कुछ हद तक अपनी प्रजाति की सीमाओं को पार कर गया था, फिर भी ये पाखंडी के मुखौटे के तीव्र प्रलोभन का सामना करने में असमर्थ रहा। मिस्टिक पैरासाइट ने पहली बार अपने मालिक की इच्छा का विरोध किया है। मिस्टिक पैरासाइट की पाखंडी के मुखौटे के प्रति लालच इतना बढ़ गया है। तारांकन। अनंत खजाने में रहने से डरते हुए पाखंडी का मुखौटा रुद्र प्रताप के कब्जे में वापस आ गया, मानो पिछले कुछ मिनट सब झूठ थे। ऐसा लग रहा था मानो मुखौटे को पता था कि इसे कभी भी त्यागा नहीं जाएगा। नहीं, क्या यह मिस्टिक पैरासाइट है जिसे इस सबसे राहत मिली है? रुद्र प्रताप बुदबुदाया। ये सिर्फ उसी का अनुमान था, लेकिन इस तथ्य ने कोई और संदेश प्रकट नहीं होने से उसके संदेह की पुष्टि की। उसने टिप्पणी की, वैसे भी ऐसा लगता है कि मुझे एक और परेशान करने वाला बेवकूफ मिल गया। चाहे वह मिस्टिक पैरासाइट था या खुद रुद्र प्रताप जो पाखंडी के मुखौटे से ग्रसित था, ये निश्चित था कि मुखौटे का उन्हें जाने का कोई इरादा नहीं था, दोनों में से जो भी हो। मेरे प्रभु, कृपया उनके निशानों को हल्के में न लें। मैं उस दुष्ट आदमी से डर गया हूँ, जिसने अपने सबसे शानदार दिनों को छोड़कर इस तरह का अवशेष छोड़कर क्या सोच रहा था। मिमिर ने खुद को बार बार दोहराया, उस हद तक जहां वह निराश लग रहा था। मुझे बस इसके बारे में एक बुरा एहसास हो रहा है। ये पहले से ही एक बुरा संयोग है कि उनके निशान अब मेरे प्रभु के हाथों में हैं, लेकिन यह अनंत खजाने से आया है। आश्चर्यजनक रूप से मिमिर ने अपने पूर्व मालिक वन आइड लॉर्ड के इरादों पर संदेह करना शुरू कर दिया था। लेकिन ऐसा लगता है कि यह पूरी तरह से झूठ नहीं था, रुद्र प्रताप ने टिप्पणी की। ब्लैक मर्चेंट की छवि, ब्लैक मर्चेंट्स के एक सदस्य के रूप में जो मानो अंडरवर्ल्ड की समृद्धि के लिए समर्पित था, जानबूझकर झूठी नहीं लग रही थी, क्योंकि छोटा इम्प वास्तव में इस बात से चिंतित लग रहा था कि अपने पूर्व मालिक के प्रति वफादारी के कारण अंडरवर्ल्ड के साथ क्या होगा। उसने कहा, मुझे नहीं पता कि यह बुरा, बदमिजाज राक्षस क्या है, लेकिन मैं इसकी जांच करूंगा। इसलिए कृपया मेरे शब्दों को याद रखें और मुखौटा पहनने की कोशिश भी न करें। मिमिर के निराशाजनक व्यवहार को याद करते हुए रुद्र प्रताप ने जवाब दिया, लगभग ऐसे जैसे वह खुद से बात कर रहा हो, चिंता मत करो। मुझे भी बिना किसी निश्चितता के आसपास घूमने का कोई इरादा नहीं है।
हालांकि पाखंडी के मुखौटे के बारे में सवाल अनसुलझा रहा, लेकिन वह संदेश विंडो के रवैये में बदलाव के बारे में कुछ निश्चितता प्राप्त करने में सक्षम था, जो पूरी घटना के दौरान संदिग्ध रहा था। चूंकि उसने उस क्षण मिस्टिक पैरासाइट के अस्तित्व को भूल गया था, ये स्पष्ट था कि अगर संदेश विंडो थोड़ी और देर से प्रकट होती तो स्थिति क्या होती। वह एक हाईलॉर्ड था और ड्यूक लुयांग को हराने के बाद उसका आत्मविश्वास पहले से कहीं अधिक था। हालांकि वह बढ़ा हुआ आत्मविश्वास उसके निर्णय को धुंधला देता था। ये लालच था, शायद वह अपनी शक्ति पर अति विश्वास रखता था और उसका लालच इतना बड़ा हो गया था कि उसने मुखौटे में निहित अशुभ ऊर्जाओं को भी खा लिया था। उस बिंदु पर उसके पास यह मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं था कि संदेश विंडो, जिसने अंडरवर्ल्ड के रहस्यों के नाम पर उसका इतने लंबे समय तक समर्थन किया था, ने पूरी तरह से उसका साथ छोड़ दिया था। अन्यथा यह उसे पाखंडी के मुखौटे नामक अशुभ कलाकृति पर मजबूर क्यों करती। तुम मुझे लगातार हिलाने की कोशिश क्यों कर रहे हो? रुद्र प्रताप बुदबुदाया। भले ही संदेश विंडो, जो पूरे अंडरवर्ल्ड की गतिविधियों को कवर करती थी, ने उसका साथ छोड़ दिया था, लेकिन अब उसके चेहरे पर एक अधिक गरिमापूर्ण अभिव्यक्ति थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह खुद से बेहतर जानता था कि वह लंबे समय तक किनारे पर मडराने के बाद अंडरवर्ल्ड के मूल से पहले से कहीं अधिक करीब आ गया था। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि तुम मेरे प्रति सचेत और सावधान हो, रुद्र प्रताप ने धीरे से फुसफुसाया, क्योंकि वह उस अंधेरे को घूर रहा था जो ग्रैंड लेबिरिंथ के एक कोने में बसा हुआ था। लेकिन चीजें तुम्हारी इच्छानुसार नहीं होंगी। जैसा कि उसने मजबूत इरादे के साथ फुसफुसाया, अंधेरा स्वयं उसके शब्दों का जवाब देते हुए रोता और चिल्लाता हुआ प्रतीत हुआ। तारांकन तारांकन तारांकन। उस दिन के बाद जब रुद्र प्रताप को पाखंडी के मुखौटे के पीछे के रहस्य, इसके मूल स्वामी और अंडरवर्ल्ड के बारे में पता चला, 9वीं मंजिल में तेजी से बदलाव आने लगा। उत्तर, दक्षिण और पूर्व के लेबिरिंथ, जो भूकंप से उबरने की कोशिश कर रहे थे और रक्षात्मक स्थिति में थे, अधिक सक्रिय होने लगे और मंजिल भर में विभिन्न युद्ध होने लगे। उर्सस और टॉरस प्रतिदिन युद्ध में लगे थे और पूर्वी लेबिरिंथ के समन जानवर, जिन्होंने कभी ग्रैंड लेबिरिंथ के बाहर अपनी उपस्थिति नहीं दिखाई थी, वे भी इसके आसपास आ गए थे। क्या अराजकता है। सभी रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद रुद्र प्रताप ने अपना ईमानदार राय व्यक्त की। एक पूर्व सुरंग खोदने वाले के रूप में वह किसी और से बेहतर जानता था कि ड्यूक्स कितना समर्थन और कभी न खत्म होने वाले युद्धों की लालसा रखते थे। फिर भी उर्सस और टॉरस के बीच का युद्ध अनावश्यक रूप से अत्यधिक था। वे पूरी तरह से तीसरे लेबिरिंथ के अस्तित्व से अनभिज्ञ लग रहे थे, जो गंदे पानी में मछली पकड़ने का इंतजार कर रहा था और अपने दुश्मन को टुकड़े टुकड़े करने के अवसर से संतुष्ट लग रहे थे। फिर भी सेटल्स से पहले निपटना फायदेमंद था। यह अज्ञान सफेद भालू और बैल भी ग्रैंड लेबिरिंथ से सावधान हैं और हमारे आसपास लड़ने से बच रहे हैं, एंजेला ने टिप्पणी की। रुद्र प्रताप ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, उनके नजरिए से वे इस बात से परेशान होंगे कि मैं किसका समर्थन करने वाला हूं। हालांकि वे पहले ही उर्सस के साथ गठबंधन कर चुके थे, अंडरवर्ल्ड में वादे केवल शब्द मात्र थे। कोई भी ऐसा नहीं था कि सफेद भालू, जो खुद को ऋषि कहते थे, यह नहीं जानते थे। इसके अलावा टॉरस, जो उर्सस के साथ उसके गठबंधन से अनजान थे, उसे अपने गंदे झगड़े में किसी तरह शामिल करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक रहे थे। दोनों तरफ के दूत कई बार ग्रैंड लेबिरिंथ आए, क्योंकि उर्सस रुद्र प्रताप को अपना मन बदलने से रोकने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे, जबकि टॉरस उसे अपने पक्ष में करने की पूरी कोशिश कर रहे थे। डीप फ्लो ड्यूक्स को उसे अपनी तरफ मिलाने के लिए झुकते देखकर रुद्र प्रताप को गहरा आश्चर्य हुआ, जो जानता था कि वे कितने शक्तिशाली और हिंसक हो सकते हैं अगर वे चाहते तो। लेकिन हम हमेशा इस तरह से पीछे नहीं बैठ सकते, वह बुदबुदाया। ड्यूक्स के बीच का युद्ध तेज होता जा रहा था। युद्ध के मैदान में लड़ने वाले सफेद भालू और बैलों की संख्या दिनों के साथ बढ़ रही थी और उनके बहे हुए खून की बदबू भारी होती जा रही थी। उनकी लड़ने की भावना और हत्या के इरादे एक में मिल गए थे, क्योंकि यह मंजिल पर फैल रहा था, एक बड़े युद्ध का संकेत देते हुए। तुम किस तरफ होगे? एंजेला ने पूछा। हमारे उर्सस के साथ गठबंधन होने के बावजूद बकवास बक रही हो, रुद्र प्रताप ने जवाब दिया। एंजेला अपने मालिक की ठंडी प्रतिक्रिया पर झुकी नहीं और बोली, एक वादे का क्या मूल्य है जो केवल शब्द मात्र है? क्या तुम्हें लगता है कि मैं उन्हें अपना वादा तोड़ दूंगा? रुद्र प्रताप ने पूछा। मिमिर ने एक बार कहा था कि सफेद भालू एक दयालु, सज्जन और भरोसेमंद प्रजाति थे, जो अंडरवर्ल्ड में दुर्लभ थी। वह, मुझे नहीं पता। कौन जाने मालिक अंदर से क्या सोचते हैं? एंजेला ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। ऐसा लग रहा था कि वह उससे वादा तोड़ने की उम्मीद कर रही थी। और तुम किसी भी तरफ हो, क्या अंत में खड़े रहने वाला तुम ही तो हो? वह अच्छी तरह से जानती थी कि उसका लाली मालिक कभी भी ड्यूक्स के साथ सह अस्तित्व का विकल्प नहीं चुनेगा, और वह निश्चित थी कि ड्यूक्स उसके मालिक का सामना नहीं कर पाएंगे। इस प्रकार वह युद्ध की दिशा की तुलना में अपने मालिक की योजना को कैसे निष्पादित करेंगे, इसमें अधिक रुचि रखती थी। युद्ध तीव्र होता गया, मानो उसकी जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए। हजारों सफेद भालू और बैल ग्रैंड लेबिरिंथ से दूर एक मैदान में मिले, और मानो ये पहले से योजनाबद्ध हो, दोनों लेबिरिंथों ने ठीक उसी समय ग्रैंड लेबिरिंथ के लिए दूत भेजे।
दोहरा खेल, यह क्या है? एक दूसरे को घूरते हुए जंगली ढंग से गरजते टॉरस और उर्सस को देखकर रुद्र प्रताप मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। ऐसा इसलिए था क्योंकि वे उसके सामने अपनी बात मनवाने के लिए रोते हुए छोटे बच्चों की तरह थे। लेकिन वह हमेशा मुस्कुराते नहीं रह सकता था। यह इस समय अच्छा लग रहा था, लेकिन यह अभी भी दो डीप फ्लो ड्यूक्स द्वारा लड़ा गया युद्ध था। एक खूनी युद्ध निकट था और परिणामस्वरूप 10,000 समन्स अनिवार्य रूप से टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। ये लोग इस भयानक युद्ध के मुख्य खिलाड़ी थे। ये स्थिति अभी बचकानी और मजेदार लग रही थी, इससे ये तथ्य नहीं बदलता था कि वे इस युद्ध के मुख्य पात्र थे। वास्तव में नागा के लेबिरिंथ की सेनाएं, जिनमें वे वैम्पायर्स भी शामिल थे जिन्हें इसी हालत में तैनात किया गया था, उनके भयंकर उत्साह के कारण जमे हुए थे। इसका क्या करना है? भले ही उसे स्पष्ट पता था कि वे क्या चाहते थे, रुद्र प्रताप ने उनकी उपस्थिति में अनजान बनने का नाटक किया। ऐसा करते ही दोनों तरफ के दूत और अधिक निराश और बेचैन हो गए। उर्सस, जिनके साथ रुद्र प्रताप का एक गुप्त समझौता था, को अपेक्षाकृत आसान समय लग रहा था, लेकिन टॉरस का प्रतिनिधि बेचैन था और रुद्र प्रताप से जवाब निकलवाने के लिए संघर्ष कर रहा था। वे कह रहे हैं कि अगर आप उनकी मदद नहीं कर सकते तो वे आशा करते हैं कि कम से कम आप युद्ध में शामिल नहीं होंगे। इम्प लड़की, जो सफेद भालुओं से पहली मुलाकात के बाद से ग्रैंड लेबिरिंथ से बाहर नहीं निकली थी, टॉरस के शब्दों का अनुवाद करते हुए उन्हें सावधानी से देख रही थी। वे मेरे लेबिरिंथ के ठीक सामने इतना बवाल मचा रहे हैं, वे मुझसे कैसे कह सकते हैं कि मैं चुपचाप बैठा रहूं? रुद्र प्रताप ने जवाब दिया। दो लेबिरिंथ, जो युद्ध की शुरुआत में ग्रैंड लेबिरिंथ से काफी दूर लड़ रहे थे, रुद्र प्रताप के क्षेत्र में घुसना शुरू कर दिए थे और खून की बदबू उसके लेबिरिंथ के करीब आ रही थी। उत्तर और दक्षिण के लेबिरिंथ युद्धरत थे और ग्रैंड लेबिरिंथ उनके बीच में होने के कारण यह एक अपेक्षित परिणाम था। इसके लिए मैं माफी मांगता हूं, लेकिन चून की सफेद भालू उस क्षेत्र में डटे हुए हैं, ऐसा नहीं है कि हम उनसे बचकर युद्ध कहीं और ले जा सकते, टॉरस ने समझाया। तुम्हारे लिए भी यही बात है क्या? तुम लोग अंडरवर्ल्ड में अंधाधुंध नहीं भाग रहे हो? उर्सस ने जवाब दिया। यह एक भयंकर दहाड़ थी जो आमतौर पर शांत सफेद भालुओं के अनुसार नहीं थी। अगर रुद्र प्रताप ने स्थिति को ऐसे ही छोड़ दिया तो ये भयंकर निंदा थोड़ी देर के लिए जारी रहेगी। दोनों पक्षों को लंबे समय तक बहस करते हुए देखने के लिए मजबूर होने के बाद वह अंततः चिढ़ गया, जिससे माहौल जल्दी से बदल गया। तुम दोनों मेरे लेबिरिंथ के लगभग सामने ही इतना बवाल मचा रहे हो, इसलिए मैं तुम्हारे इन अत्याचारों के प्रति आंखें बंद करके अनजान बना नहीं रह सकता, उसने ठंडे ढंग से कहा। यह एक काफी घमंडी और दबंग बयान था, लेकिन किसी भी दूत ने शिकायत नहीं की। ये देखते हुए कि वे अपनी पूरी ताकत लगाने के बावजूद दूसरे पक्ष को हराने के लिए संघर्ष कर रहे थे, उनके नजरिए से हाल ही में शक्तिशाली सेटिस को हराने वाले व्यक्ति को नाराज करना सबसे अच्छा नहीं था। तो मैं तुम लोगों को एक सुझाव देता हूं, रुद्र प्रताप ने स्थिति पर थोड़ा विचार करने के बाद कहा। दो ड्यूक्स की शक्तियों को देखते हुए युद्ध काफी संतुलित होगा। टॉरस और उर्सस कबीले, जिन्हें काफी समय से आपसी झगड़ा रहा था, अभी भी अपने संघर्ष को निष्कर्ष तक नहीं पहुंचा पाए थे और युद्ध संभवतः अनगिनत झड़पों के बाद ही समाप्त होगा। रुद्र प्रताप नहीं चाहता था कि युद्ध उस तरह समाप्त हो, लेकिन नहीं वह चाहता था कि कोई एक पक्ष भारी जीत का आनंद उठाए। लुयान की शक्ति को अवशोषित करने के बाद उसने जो तेजी से विकास किया था, उसे याद करते हुए अगर उनमें से कोई एक विजेता के रूप में उभरा तो वे भारी लाभ के साथ निकलेंगे। आसपास ऐसा लेबिरिंथ होना ग्रैंड लेबिरिंथ के लिए अच्छा नहीं था। इस प्रकार उसने एक सुझाव दिया। तुम्हारे लेबिरिंथ के बीच एक उपयुक्त क्षेत्र स्थित है जो काफी दूरी पर है। वहां विजेता का फैसला करने के बारे में क्या ख्याल है? चूंकि उसने ऐसा बोला था मानो वह एक पर्यवेक्षक या मध्यस्थ था, उसके सुझाव को कैसे देखा जाता है, इस पर निर्भर करते हुए रुद्र प्रताप का सुझाव बहुत घमंडी लग सकता था। हालांकि दोनों कबीलों ने बिना हिचकिचाहट के स्वीकार कर लिया, क्योंकि सेटिस को हराने वाले प्राणी के आगे के आंगन में तबाही मचाना एक काफी भारी बोझ था। अब जब उन्हें एक ऐसा युद्ध क्षेत्र दिया गया था जहां वे अपने दिल की इच्छा के अनुसार लड़ सकते थे, वे सुझाव से काफी खुश थे। उसके बाद रुद्र प्रताप ने उनमें से प्रत्येक को एक निजी सम्मेलन प्रदान किया। दोनों पक्षों के दूतों ने क्रमशः उससे उसके समर्थन के लिए पूछा और कई इनामों का वादा किया। उर्सस ने सभी लूट को उचित रूप से साझा करने और भविष्य में निकट सहयोग बनाए रखने की पेशकश की, जबकि टॉरस ने तुरंत डाउन जेम्स और अन्य विविध खजानों को सौंपने का वादा किया। किसी भी पक्ष का प्रस्ताव हानिकारक नहीं था। स्थिति और शामिल पक्षों के ड्यूक होने के नाते उनके दोनों प्रस्ताव काफी महत्वपूर्ण थे। कुछ भी नहीं, यहाँ तक कि उनका घमंड और भौतिक नुकसान भी किसी भी पक्ष के लिए मायने नहीं रखता था, बशर्ते वे अपने विरोधी के लेबिरिंथ को नष्ट कर सकें। रुद्र प्रताप परिणाम से बहुत प्रसन्न था और वह उनके प्रस्तावों से खुश था। दोनों दूतों के जाने के बाद एंजेला ने रुद्र प्रताप से बात की। मैं इसे समझ नहीं पा रही हूँ। तुम क्या समझ नहीं पा रही हो? रुद्र प्रताप ने पूछा। मैं कितना भी सोचूं, मैं यह नहीं समझ पा रही कि मालिक किस पक्ष का समर्थन करेंगे, एंजेला ने जवाब दिया।
रुद्र प्रताप समझ सकता था कि वह क्यों भ्रमित थी, क्योंकि उसने दोनों पक्षों को सकारात्मक प्रतिक्रिया दी थी। खैर, एंजेला ने विचार व्यक्त किया, टॉरस द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव काफी अच्छा है, हमारे लेबिंथ की वर्तमान वित्तीय कमी को देखते हुए। लेकिन उर्सस का प्रस्ताव भी उतना ही आकर्षक है। सबसे बड़ा जैकपॉट हमेशा लड़ाई के परिणाम पर निर्भर करता है। किसी भी मामले में हमें कुछ नहीं खोना है। हालांकि रुद्र प्रताप ने जवाब में बस सिर हिलाया। मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती, यह इतना निराशाजनक है। क्या तुम मुझे ईमानदारी से अपने विचार नहीं बता सकते? एंजेला, जो रुद्र प्रताप के अंतिम निर्णय का अनुमान लगा रही थी, ने अंततः अपना हताशा व्यक्त किया। एंजेला, हालांकि वे अभी मुझसे सावधान हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उन्होंने पूरी तरह से मेरी शक्ति को स्वीकार कर लिया है। उदाहरण के लिए, उन्होंने अभी तक केवल दूध भेजा है और मैंने अभी तक उनके मालिकों का एक भी बाल नहीं देखा है, रुद्र प्रताप ने अंततः कहा। अगर उन्होंने वास्तव में ग्रैंड लेबिरिंथ को एक शक्तिशाली विरोधी के रूप में स्वीकार किया होता, तो ड्यूक सीधे उसे मनाने की कोशिश करते। हालांकि उन्होंने मात्र दूध भेजकर स्थिति को सुझाने की कोशिश की थी। वे शायद सोच रहे हैं कि जब तक वे इस युद्ध में जीत जाएंगे, वे मुझे आसानी से कुचल सकेंगे, उसने जारी रखा। लेकिन क्या उर्सस पहले से ही ब्लैक मर्चेंट्स के साथ एक गुप्त समझौते में नहीं है? मुझे यकीन है कि हमें बताया गया था कि वे काफी भरोसेमंद हैं। एंजेला ने शुरुआत की। रुद्र प्रताप हंसा और टिप्पणी की, गुप्त समझौता? ओह, भरोसेमंद, क्या बकवास है। क्या भरोसा शब्द की अभी अंडरवर्ल्ड में कोई जगह थी? वह प्राचीन अंडरवर्ल्ड जहां सम्मान और वफादारी वास्तव में कुछ अर्थ रखते थे, अब मौजूद नहीं था, और अंडरवर्ल्ड में केवल वही बचे थे जो एक दूसरे को मारने की इच्छा रखते थे। दोनों ड्यूक्स खाद्य श्रृंखला के शीर्ष पर थे। अपने प्रतिद्वंद्वी को हराने के बाद दो शीर्ष शिकारी कितने समय तक संतुष्ट रहेंगे? रुद्र प्रताप जिन ड्यूक्स को जानता था, वे कभी संतुष्ट नहीं होंगे। वे ऐसे गुप्त समझौतों को बहुत आसानी से त्याग देंगे और समझौते के साथियों को नए शिकार के रूप में शिकार करेंगे। और जब वह समय आएगा, तो ग्रैंड लेबिरिंथ गंभीर खतरे में पड़ जाएगा। ग्रैंड लेबिरिंथ के समन सफेद भालुओं या बैलों का सामना करने में असमर्थ होंगे, और दो ड्यूक्स, जिन्होंने कभी खुद को प्रकट नहीं किया था, वे पागल लुयान की तरह आसानी से खुद को प्रकट नहीं करेंगे। अगर ऐसी स्थिति बनती है, तो रुद्र प्रताप के पास इस पर काबू पाने का कोई जवाब नहीं था। इस प्रकार उसका इरादा था कि वह ऐसी स्थिति को पहले से ही रोक दे। कैसे? एंजेला को अभी भी उसके इरादों का पता नहीं था, और उसने जिज्ञासा से अपने मालिक को देखा। ये बहुत सरल है, रुद्र प्रताप मुस्कुराया। हमें बस उन सबको हरा देना है। दोनों पक्ष एक दूसरे पर टूटने में इतने व्यस्त होंगे कि अपनी पीठ देखने का मौका ही नहीं मिलेगा। जिस तरह शिकारी अपने जाल और भाले लेकर आने पर पकड़े हुए शिकार के लिए बहुत देर हो चुका होता है, उसी तरह वे एक दूसरे के गले लगने में व्यस्त होने पर प्रतिक्रिया नहीं कर पाएंगे। आखिरकार किसी भी छेद का परिणाम दूसरे पक्ष से अंतिम झटका होगा। तो मैं इस युद्ध को बढ़ा दूंगा, रुद्र प्रताप ने आत्मविश्वास से मुस्कुराते हुए कहा, मानो उसके दिमाग में अपनी खुद की योजना थी। तारांकन तारांकन तारांकन, आपका क्या मतलब है? उर्सस कबीले के दूत अपना आश्चर्य नहीं छिपा सका और अपने विशाल थूथन को हिलाते रहा। उर्सस कबीले के बुद्धिमान दूत, इस पर विचार करो, रुद्र प्रताप ने शुरुआत की। एकल लड़ाई से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, एकल जीत तुम्हें वास्तव में क्या देगी? आखिरकार तुम्हारा ये कड़वा युद्ध एक लड़ाई में खत्म नहीं होगा। सफेद भालू की आंखें लंबे स्पष्टीकरण पर फैल गईं। भले ही अंडरवर्ल्ड भूकंप के बाद कितना भी विस्तार हो गया हो, 10,000 सैनिकों को एक लड़ाई के लिए समायोजित करने के लिए कोई युद्ध क्षेत्र काफी बड़ा नहीं था। भले ही युद्ध अंततः जीता जा सकता था, लेकिन इसका परिणाम केवल दुश्मन की सेना का नुकसान होगा। इसके अलावा, जब तक मालिक जीवित और स्वस्थ है, धनी ड्यूक्स अपने खोए हुए समन्स को आसानी से फिर से भर सकते थे और उन्हें युद्ध के मैदान में भेज सकते थे। यही मुख्य कारण था कि उर्सस और टॉरस के बीच का युद्ध कभी खत्म नहीं हो रहा था। उस स्थिति में क्या इस युद्ध को अगले स्तर तक ले जाना बेहतर नहीं होगा? रुद्र प्रताप ने जारी रखा। भले ही ड्यूक्स डाउन जेम्स से भरे हुए थे, ऐसी सीमा होगी जिससे ड्यूक्स भी उबर नहीं पाए। रुद्र प्रताप ने टॉरस की बड़ी संख्या में सेना को बाहर निकालने और उनका एक साथ सफाया करने की अपनी योजनाओं का खुलासा किया। तो मैं शुरुआत में टॉरस के पक्ष में होने का नाटक करूंगा। जैसे ही वे सोचेंगे कि उन्हें एक सहयोगी मिल गया है और वे घमंडी और बनावटी बनने लगे, तुम टॉरस को एक झूठी हार प्रस्तुत करोगे। जब विजयी टॉरस और भी बड़ी जीत की लालसा करने लगेंगे, तब ये लंबा खींचता युद्ध अंततः समाप्त होगा। और जब वे अंततः युद्ध समाप्त करने के लिए अपनी गति आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, तो मैं तुम्हारे पक्ष में खड़े होने के लिए वापस आऊंगा, रुद्र प्रताप ने निष्कर्ष निकाला। उर्सस ने तुरंत कोई निश्चित जवाब नहीं दिया। वे युद्ध समाप्त करने के लिए बेताब थे, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि आराम से पूर्ण आक्रमण करने के लिए उन्हें टॉरस को कितना नुकसान पहुंचाना होगा। अपने मालिक से मुलाकात के बाद उर्सस का दूत वापस लौटा और उत्तर दिया कि वे रुद्र प्रताप के प्रस्ताव को स्वीकार करेंगे।
हालांकि उसने जोड़ा, हम बस यह आशा करते हैं कि आप कोई ऐसा गीदड़ नहीं है जो जीतने वाले का साथ देने के लिए झूठ बोल रहे हों। उसके शब्द अच्छे नहीं थे, जो आश्चर्य की बात नहीं थी, ये देखते हुए कि इस योजना में उसके अपने ही कबील के सदस्यों का व्यापक रक्तपात शामिल था। उर्सिस के दूत के साथ बातचीत करने के बाद रुद्र प्रताप ने टॉरस के साथ भी एक गुप्त समझौता किया। उर्सिस के साथ किए गए प्रस्ताव की तुलना में टॉरस के प्रस्ताव में एकमात्र अंतर यह था कि इस बार उसने टॉरस की शुरुआत से मदद करने का वादा किया था। टॉरस बातचीत से बहुत संतुष्ट होकर वादा किए गए डाउन जेम्स और खजाने ग्रैंड लेबिरिंथ भेज दिए और रुद्र प्रताप ने मुस्कुराते हुए दूतों को वापस भेज दिया। कुछ दिन बाद सहमति के अनुसार युद्ध क्षेत्र ग्रैंड लेबिरिंथ से काफी दूर स्थापित किया गया था। यह अंतिम भूकंप के बाद बना सबसे बड़ा खाली मैदान था, जो बड़े पैमाने पर युद्ध के लिए सबसे उपयुक्त स्थान बना। ये संतोषजनक होना चाहिए, है ना? रुद्र प्रताप ने पूछा। उर्सिस और टॉरस दोनों संतुष्टि के साथ सिर हिलाए। वे मूर्ख नहीं थे और उन्हें बहुत कुछ खोना था ग्रैंड लेबिरिंथ के निकट लड़ने के लिए। तब जब चाहें युद्ध शुरू करें, रुद्र प्रताप ने कहा। बैल और सफेद भालू एक दूसरे को घूरने लगे। वाह, यही वह है जो मैंने दोहरा खेल के बारे में सीखा। मालिक, आप बहुत बदमाश हैं। मैं आश्चर्य करती हूँ कि उन्हें बाद में कितना मायूसी होगी जब उन्हें पता चलेगा कि उन्हें धोखा दिया गया था, एंजेला ने कहा, शायद किसी टेलीविजन ड्रामा से सीखी हुई कुछ बकवास के बारे में बात करते हुए। रुद्र प्रताप ने स्वाभाविक रूप से जवाब दिया, ये दोहरा खेल नहीं है। मैंने उन दोनों के साथ कभी डेट नहीं किया था। अपने मालिक के बेस्वाद और शर्मनाक जवाब को सुनकर एंजेला के चेहरे पर एक ऐसी अभिव्यक्ति थी जो ऐसी थी मानो वह ध्यान की अवस्था में थी। वह अपने मालिक द्वारा तैयार की गई उत्सव का इंतजार कर रही थी। आखिरकार वह एक वैम्पायर थी। उसके लिए खून के उत्सव से अधिक उत्साहित कोई पार्टी नहीं थी। लगता है वे जल्दी शुरू करने वाले हैं, रुद्र प्रताप ने टिप्पणी की। 5000 सफेद भालुओं और बैलों में से प्रत्येक ने एक दूसरे पर दहाड़ मारा, जो युद्ध की शुरुआत का संकेत था। टॉरस ने सबसे पहला कदम उठाया। वाह! उन्होंने जोर जोर से दहाड़ मारी और पैर पटकते हुए वे एक साथ आक्रमण करने लगे। उन्होंने टोही या इस तरह की किसी भी चीज को छोड़ दिया और आक्रामक रूप से सीधे युद्ध में कूद गए। उर्सिस भी उनकी गति के बराबर थे, लेकिन टॉरस के विपरीत वे व्यूह रचना में खड़े थे और कदम कदम पर आगे बढ़ रहे थे। हजारों सफेद भालुओं का एक साथ व्यूह बनाकर आगे बढ़ने का दृश्य टॉरस के भयंकर आक्रमण से अलग था, लेकिन गति के मामले में न तो टॉरस कमजोर थे और न ही उर्सिस। क्वार सफेद भालुओं ने दहाड़ मारकर अपनी गति बढ़ाया, जबकि टॉरस की अग्रिम पंक्तियां, जिन्होंने दोनों सेनाओं के बीच की खाई को पाट लिया था, उर्सिस की अग्रिम पंक्तियों से टकरा गईं। कार्ग चीखें, दहाड़ें और उनकी भयंकर गर्जन को दबा देने वाली टूटने की भयावह आवाजें हर तरफ से फूट पड़ीं। ये वाकई ड्यूक स्तरीय लेबिरिंथ के हजारों राक्षसों को लड़ते देखकर एंजेला चौंक गई। उद्धरण चिन्ह ... जंगली है। अपनी आंखों के सामने घट रही लड़ाई की सख्त बर्बरता का सही वर्णन करने में असमर्थ होकर उसने अपनी ईमानदार टिप्पणी दी। अगर मैं मरा तो तुम मरोगे। क्या यही है? जैसा कि उसने कहा, टॉरस और उर्सिस के बीच का ये युद्ध किसी रणनीति या योजना के बिना शुद्ध शक्ति का संघर्ष था। कुछ हद तक अलग प्रकार की लड़ाई की उम्मीद करते हुए वह स्पष्ट रूप से निराश दिख रही थी और उसने टिप्पणी की, इसे देखकर मुझे यकीन है कि काउंट्स इससे बेहतर कर सकते थे। आयरन ब्लड एनाटोलियस, जो तेज गतिविधियों पर भरोसा करता था, छापामार हमलों और छोटे युद्धों का मास्टर था, जबकि निराशा का पार्थेनन दुश्मन की रणनीतियों में छेद ढूंढने और उन्हें आत्मविनाश के लिए मजबूर करने में माहिर था। दुस्वप्नों का डेनारियन और भ्रष्टाचार का ब्राइंटेस डार्क वर्ल्ड के मास्टर थे और अत्यधिक संसाधन संपन्न थे। एंजेला, जो नागा के लेबिरिंथ में आने से पहले एनाटोलियस के संरक्षण में थी, ने काउंट्स के बीच की लड़ाइयों को कई बार देखा था। इस प्रकार उसने ड्यूक्स के बीच की लड़ाई को भी इसी तरह चलने की उम्मीद की थी। हालांकि ऐसा नहीं हुआ। टॉरस और उर्सिस की लड़ाई में एकमात्र कारक जो मायने रखता था वह उनकी कच्ची शारीरिक शक्ति थी। या सच कहें तो ये लड़ाई का सबसे आदिम रूप था, जिसमें दो शक्तियां भौतिक रूप से टकराती थीं और किसी भी रणनीति, योजना, धोखे या रहस्यमयी शक्तियों के लिए कोई जगह नहीं थी। तो क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि एनाटोलियस और काउंट्स उन्हें हरा सकते थे? रुद्र प्रताप ने अचानक पूछा। एंजेला कुछ क्षण के लिए बोल नहीं पाए। उसने शुरुआत की, अगर वे अपनी शक्ति के स्तर के मामले में समान होते। ऐसी धारणाएं अर्थहीन हैं। आखिरकार भले ही काउंट्स नरक में भी जाकर वापस आएं, वे ऐसे समन्स हासिल नहीं कर पाएंगे। रुद्र प्रताप की आवाज असामान्य रूप से ठंडी थी, जैसा कि उसने कहा, वे जंगली नहीं हैं, वे बस कुशल हैं। रुद्र प्रताप एक सुरंग खोदने वाला रहा था। उस दिन जब उसने किस्मत बद गया और अनजाने में एक पड़ोसी लेबिरिंथ की सुरंग खोद दी थी और एक खूनी युद्ध छिड़ गया था, उसे एक संकीर्ण गड्ढे में छिपकर इन जंगली और भयंकर राक्षसों को एक दूसरे को नोचते देखना पड़ा था। डेडालिस जिस पर इतना घमंड करता था, वे जाल सेटस के खिलाफ कितने प्रभावी थे। तुम और तुम्हारे वैम्पायर्स ने उनके खिलाफ क्या कर पाए? उसने कहा। एंजेला इस बार भी जवाब नहीं दे सकी।
ऐसा इसलिए था क्योंकि रुद्र प्रताप गलत नहीं था। मास्टर क्राफ्ट्समैन की उपाधि प्राप्त लेबिरिंथ आर्किटेक्ट द्वारा आत्मविश्वास से बनाए गए जालों ने लुयान के सिपाहियों को केवल थोड़ी देर के लिए रोका था, और अंधेरे से किए गए वैम्पायर्स के आकस्मिक हमलों ने शाब्दिक अर्थ में कुछ भी नहीं किया था। रणनीति और वो सब तो ठीक है, लेकिन क्या ये देखना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है कि शुरुआत से ही सबसे ज्यादा नुकसान कौन पहुंचाता है और अपने विरोधी को कुचल देता है? रुद्र प्रताप ने टिप्पणी की। ड्यूक्स के सैनिकों की विशाल ताकत, उनके कठोर शरीर, उनके नुकीले दांत और पंजे और उनके हथियार किसी भी देवताओं और राक्षसों से ज्यादा खतरनाक लग रहे थे। और उन्हें पता था कि उनका सबसे बड़ा हथियार क्या था। एंजेला ने अपने दिमाग में सफेद भालुओं और बैलों से लड़ने की कल्पना की, और उसे जल्द ही मानना पड़ा कि भले ही उसके पास अपने कबीले के कितने भी साथी हों, वह उन्हें कभी नहीं रोक पाएगी। लेकिन जैसे ही उसे यह एहसास हुआ, वह गुस्से से फट पड़ी। उसने पूरी जिंदगी मजाक उड़ाते हुए बिताई थी। वह वैम्पायर, जिसके अंदर हाल ही तक ट्रू ब्लड की एक बूंद भी नहीं थी, अंडरवर्ल्ड की एक दुर्लभ जीवित कलाकृति से ज्यादा कुछ नहीं थी, और उसे एक मालिक ढूंढने और डाउन जेम्स के लिए अपना शरीर बेचने के लिए खुद को नीलाम करना पड़ा था। उसने हमेशा ठीक होने का दिखावा किया था, लेकिन उसे हमेशा हीन भावना थी। यही कारण था कि उसने ट्रू ब्लड पाने के लिए इतनी कोशिश की, भले ही इसका मतलब एक ऐसा संस्कार करना पड़े जिसमें सफलता की संभावना विफलता से कम थी। हालांकि यह पूरी तरह से सही नहीं था, फिर भी उसे ट्रू ब्लड प्राप्त करने में सफलता मिली। यह एक ऐसा प्रयास था जिसमें उसने अपनी जान दांव पर लगा दी थी, और शाब्दिक अर्थ में ये जीवन भर की सबसे बड़ी जुआ था। अपनी सफलता के बदले में वह उन बेड़ियों से मुक्त होने में सफल रही थी जो उसे एक झूठे वैम्पायर के रूप में बांधे हुए थे। ये वास्तव में एक प्रशंसनीय प्रयास था। हालांकि मानो उसके प्रयासों का मजाक उड़ाते हुए उसे अब ये कहा जा रहा था कि उसकी प्रजाति की एक सीमा थी जिसे पार नहीं किया जा सकता था। अभी हम दो ऐसे दुश्मनों का सामना कर रहे हैं जो स्पष्ट रूप से हमसे बेहतर हैं। ऐसी स्थिति में क्या हमारे दिमाग का थोड़ा ज्यादा उपयोग करना बेहतर नहीं होगा? एंजेला ने पूछा। उसकी युवा आवाज लगभग शिकायत जैसी लग रही थी। जवाब देने के बजाय रुद्र प्रताप ने मुस्कुराकर जवाब दिया। ये देखना कितना रोमांचक था, ये देखते हुए कि उनके ठीक सामने मौत की चीखों से भरा एक खूनी युद्ध चल रहा था। अंत में उसने जवाब दिया, क्यों तुम परेशान हो? क्या तुम उन लोगों से नाराज हो जो जन्म से ही मजबूत हैं और तुम्हारी किस्मत का मजाक बना देते हैं? एंजेला ने चिढ़कर सिर हिलाया। तो देखो, अपनी आंखें खोलो और सावधानी से देखो कि उनके घमंड की कीमत क्या होगी। ऐसा कहते हुए रुद्र प्रताप ने एंजेला के बालों को प्यार से सहलाया। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम इसे देख पाओगी। उसकी आवाज कोमल थी, लेकिन उसके पीछे एक बड़ी ताकत थी। तुम देखोगे कि यह बदबूदार सुरंगों में पला बड़ा ये जंगली कुत्ता इन राजाओं के राजा को कैसे गिराएगा। तारानकन तारानकन तारानकन। जहां टॉरस ने हमला किया वहां केवल खून से सने सफेद बाल बचे थे, और जहां उर्सस ने हमला किया वहां केवल टूटे हुए बैल के सींग बचे थे। यह इतना भयंकर युद्ध था कि अगला क्या होगा इसका अनुमान लगाना मुश्किल था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, सफेद भालू धीरे धीरे बैलों द्वारा पीछे धकेले जा रहे थे। लगता है उन्होंने केवल चारे को भेजा है, रुद्र प्रताप ने टिप्पणी की। सभी छोटी जीतों को त्याग दिया जाना था और केवल एक बड़ी जीत की आवश्यकता थी। यही वह जीतने की रणनीति थी जिसका उसने सुझाव दिया था, जिसे उर्सस ने स्वीकार कर लिया था। अंत में युद्ध के मैदान में खड़े सफेद भालू उर्सस कबीले में सबसे कमजोर थे। उन लड़ाइयों को जानबूझकर हारने के लिए कीमती अभिजात सैनिकों को भेजने का कोई कारण नहीं था जिन्हें वे पहले से ही हारना था। कार्ग, टॉरस, जिन्हें इस व्यवस्था का पता नहीं था, उन्होंने एक विजयी युद्ध की उम्मीद में छोटी छोटी जीतों से अपनी गति बढ़ा ली। उर्सस की अग्रिम पंक्ति एक साथ ध्वस्त हो गई और भयंकर बैल उग्र होकर इधर उधर दौड़ने लगे। वे आपसे जल्द से जल्द वादे के मुताबिक सुदृढ़ीकरण भेजने का अनुरोध कर रहे हैं, इम्प ने कहा। एक इम्प लड़की, जिसने ब्लैक मर्चेंट्स द्वारा अपनाए जाने से पहले अपना पूरा जीवन एक चोर के रूप में बिताया था, वह पहले कभी युद्ध के मैदान की इतनी भयावहता का सामना नहीं कर पाई होगी। मांस और खून में भीगे हुए सींगों के साथ आगे बढ़ते हुए टॉरस को देखकर वह ऐसी दिख रही थी मानो वह बेहोश होने वाली थी। हालांकि उसने टॉरस के शब्दों का अनुवाद करने के अपने कर्तव्यों को नहीं भूला। पहले से रुद्र प्रताप हिचकिचाते हुए सा लग रहा था, अपने सामान्य स्व के विपरीत। वह ऐसा दिख रहा था मानो वह लड़ाई की भयंकरता से डर गया था, और टॉरस दूत ने अवचेतन रूप से एक तिरस्कारपूर्ण अभिव्यक्ति बना ली। वे कह रहे हैं कि हालांकि वे अपनी ओर से जीत हासिल कर सकते हैं, लेकिन वे गठबंधन की ईमानदारी को सत्यापित करना चाहते हैं, इम्प ने अनुवाद किया। टॉरस की भयंकर गति से घिरे रुद्र प्रताप को देखकर वह पहले से भी ज्यादा कम आवाज में बोली। उर्ग, रुद्र प्रताप ने अपने निर्णय पर विचार करने का नाटक किया। वे कह रहे हैं कि गठबंधन में भरोसा कुछ ऐसा नहीं है जो आसानी से अर्जित किया जा सके, इम्प ने जारी रखा। शायद युद्ध के उत्साह के कारण टॉरस का दूत पहले की तुलना में काफी अति आत्मविश्वासी था। उसे शायद ये भी आश्चर्य हो रहा था कि रुद्र प्रताप की सेटर्स पर जीत सिर्फ किस्मत और विभिन्न संयोगों का नतीजा थी।
हालांकि वह स्थिति बिल्कुल वही थी जो रुद्र प्रताप चाहता था। लगता है मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। उसे बताओ कि हम अपनी सेना भेज रहे हैं। उसने अंत तक हिचकिचाया, अनिच्छा के साथ टॉरस दूत के अनुरोध को स्वीकार किया। क्या ये ठीक रहेगा? इम्प लड़की ने चिंतित दिखते हुए पूछा। तुम्हारा क्या मतलब है? रुद्र प्रताप ने पूछा। इम्प लड़की उसके आम जवाब सुनकर घबरा गई। रुद्र प्रताप, जो अभी तक डर के मारे कांप रहा था, उसकी आंखों में एक जानलेवा ठंडी चमक थी। युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, रुद्र प्रताप ने आदेश दिया। पहले से प्रतीक्षा कर रहे एंशिएंट हीरो ग्रेड के समन्स एक साथ प्रकट हुए। भले ही वे अपनी आंखों के सामने खूनी युद्ध को घटते देख रहे थे, समन्स ने किसी भी हिचकिचाहट का कोई संकेत नहीं दिया, क्योंकि वे जंगली ढंग से गरज रहे थे और अपनी लड़ाई की भावना बढ़ा रहे थे। वे अपने मालिक के आदेश पर बिना किसी हिचकिचाहट के युद्ध के बीच में कूदने के लिए तैयार लग रहे थे। लेकिन उनके आदेश उनकी उम्मीदों से बहुत दूर थे। रुद्र प्रताप ने कहा, इतनी मेहनत से लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। मॉरिगन ने उसे हैरानी से देखा और जवाब दिया, माफ कीजिए, क्या? जो सुना वही है। जब ये हमारा शो नहीं है तो पूरी ताकत लगाने की जरूरत नहीं है। समय बीतने के साथ रुद्र प्रताप और अधिक दुष्ट होता जा रहा था, क्योंकि उसने एक और बेतुका अनुरोध किया। अगर संभव हो तो अपने आप को बचाओ। अपनी असली ताकत प्रकट न करने की पूरी कोशिश करो। केवल इस लड़ाई के लिए मैं तुम्हें पीछे हटने की अनुमति देता हूँ। हालांकि खुद को युद्ध के मैदान से पूरी तरह से बाहर न निकालो। चूंकि उसने अजेय कमांडर की उपाधि धारण की हुई थी, वह युद्ध के मैदान से पूरी तरह से पीछे नहीं हट सकता था। अगर वो ऐसा करता तो वह शक्तिशाली उपाधि प्रभाव जो उसे इतना आगे लाया था खत्म हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा उसे परवाह नहीं थी कि समन्स युद्ध के मैदान पर क्या करते हैं। आखिरकार उर्सस की हार तय थी। टॉरस निश्चित रूप से उस वादे की जीत को अपना बनाएंगे। रुद्र प्रताप और उसके सैनिकों को बस संयम से लड़ने का नाटक करना था और यह जीत सुरक्षित करने के लिए पर्याप्त था। क्या? मॉरिगन ने शुरुआत की। जो सुना वही सच है। अब से तुम और मैं लड़ाई में शामिल होंगे और केवल लड़ने का नाटक करेंगे, रुद्र प्रताप ने जवाब दिया। तारानकन तारानकन तारानकन। उर्ग। मॉरिगन को खुद को थका हुआ महसूस हो रहा था। उसने अनगिनत युद्ध के मैदानों में लड़ाई लड़ी थी, लेकिन ये पहली बार था जब उसे लड़ाई से उदासीन महसूस हो रहा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके मालिक ने उसे एक बेतुका आदेश दिया था। भले ही वह एक सफेद भालू को देख रही थी जिसकी गर्दन खुली हुई थी, वह आसानी से जान नहीं दे सकती थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके मालिक ने उसे बार बार कहा था कि वह अपनी पूरी ताकत प्रकट न करे। कार्ग। उस गुस्से में सफेद भालू, जिससे यह नहीं पता था कि वह बस अभी बच गया था, ने उस पर जंगली ढंग से दहाड़ मारा। निराश होकर भालू को देखते हुए मॉरिगन धीरे धीरे पीछे हट गई। कोआर्ग। एक टॉरस कहीं से अचानक उसके पीछे प्रकट हुआ और उसे धक्का देते हुए जंगली ढंग से आगे बढ़ गया। उस कमीने का। थोड़ी देर के लिए अपना संतुलन खोने के बाद मॉरिगन अब गुस्से से भर गई थी और अपने पंखों को फैलाने ही वाली थी। इससे पहले उसने गहरी सांस ली और अपने पंखों को वापस मोड़ लिया। मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? उसके लिए एक युद्ध का मैदान पवित्र भूमि था। जीवन और मृत्यु का निर्णय होने वाला वह शानदार क्षण उसके लिए एक पवित्र समय था जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता था। उसके नजरिए से उसके मालिक का आदेश अपवित्रता था। उसके लिए कोई ऐसा युद्ध क्षेत्र नहीं था जहां वह नहीं लड़ सकती थी, और न ही कोई युद्ध क्षेत्र इतना तुच्छ था कि उसे कम आंका जाए। फिर भी उसे अपने मालिक के आदेश के अनुसार कार्य करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। यह मुझे पागल कर देगा। उसने दूर युद्ध क्षेत्र के बीच से भागते हुए अपने मालिक को देखा। उसे ऐसे आदेश देने के बावजूद उसका मालिक खुद युद्ध क्षेत्र में उत्कृष्ट तरीके से तबाही मचा रहा था। लेकिन थोड़ी देर बाद उसने जल्दी से अग्रिम पंक्तियां टॉरस के हवाले कर दी और पीछे हट गया। वह अपने मालिक के कमजोर और बेबस रूप से चौंक गई, जो आमतौर पर चाहे कितना भी समय लगे सभी सफेद भालुओं को अपने आप संभाल लेता था। इसका असली प्लान क्या है? उसने गुस्से से बड़बड़ाया, लेकिन अंततः उसने अपने मालिक की योजना को समझने की कोशिश करना छोड़ दिया। उसका चालाक और कपटी मालिक निश्चित रूप से कुछ और घोषणा कर रहा था। उसने सोचा था कि वह रणनीति और युक्तियों में अच्छी थी, लेकिन उसे एहसास हुआ कि उसका मालिक एक अलग स्तर पर था। चतुर युक्तियों का उपयोग करते हुए दुश्मन के बचाव में छेद ढूंढने के लिए अपनी सेनाओं का पूरा उपयोग करने का उसका तरीका उसके मालिक की अंतरंग योजनाओं से बहुत अलग था, और परिणाम भी अलग थे। केवल सम्मानजनक जीत की इच्छा रखने वाली उसके विपरीत उसका मालिक बेहद लालची और हठी था। उसका मालिक हमेशा और अधिक चाहता था और हमेशा वही मिलता था और उससे भी ज्यादा। उसे इतना अलग व्यवहार करते देखकर उसे निश्चित था कि इस युद्ध का एक बड़ा चित्र था। और भी आगे कतारों में पीछे हटते हुए मॉरिगन अपने विचारों में डूब गई, इससे पहले कि वह फिर से नाराज दिखने लगी। मुझे लगता है मैं थोड़ा आजाद होकर उड़ सकती हूँ, है ना? मॉरिगन, मृत्यु का कौवा जो डीप फ्लो के कुलीनों को भी अपने पैरों में ला सकती थी, ने अपने पंख फैला दिए। तारानकन तारानकन तारानकन।
तस्क, किसी को इतना गुस्सा दिलाने वाला। शुरू से ही रुद्र प्रताप को पता था कि एंशिएंट हीरो ग्रेड के समन्स अपने घमंड के स्तर को देखते हुए निष्क्रिय रूप से युद्ध में शामिल नहीं होंगे। उसने बस उन्हें यह बताना चाहा था कि यह कोई सार्थक लड़ाई नहीं थी। और जैसा कि अपेक्षा थी, मोरिगन और हाइमदल सहित एंशिएंट हीरो ग्रेड के समन्स ने अपनी असली शक्तियां प्रकट करना शुरू कर दी। थोड़ी देर बाद काले पंख सब जगह बिखर गए और युद्ध क्षेत्र डॉन रूस्टर की चीखों से भर गया। एक शक्तिशाली एंशिएंट लॉर्ड द्वारा पसंद किए जाने वाले योद्धाओं के रूप में उन्होंने ड्यूक स्तरीय लेबिरिंथ के समन्स के खिलाफ भी भारी भव्यता का प्रदर्शन किया। हालांकि रुद्र प्रताप उन पर नजर रखते हुए अपनी शक्तियों का पूरी तरह से प्रदर्शन नहीं कर रहा था, लेकिन उनके शक्ति प्रदर्शन अकेले ही ड्यूक्स के लिए खतरे का संकेत हो सकते थे। खैर, मुझे यकीन है कि यह इतना बुरा नहीं होगा, उसने बुदबुदाया। उसे उम्मीद थी कि ड्यूक्स ग्रैंड लेबिरिंथ को कम आंकेंगे और अपनी सतर्कता छोड़ देंगे। हालांकि ये भी बुरा नहीं होगा कि टॉरस को एहसास हो कि उनका गठबंधन उपयोगी था, जो बदले में उन्हें उर्सस से और भी अधिक कड़वा युद्ध लड़ने के लिए प्रेरित कर सकता था। आखिरकार वे जीत की संभावना से जितना अधिक नशे में होंगे, रुद्र प्रताप के लिए वह चीज पाना उतना ही आसान होगा जो वह चाहता था।